Hello students, today's our topic is error. Very important and very interesting topic. सबसे पहले एरर होता क्या है? तो एरर जो है वो दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि ट्रू वैल्यू क्या होती है और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। सपोज ये जो मेरा मार्कर है, इस मार्कर की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? ट्रू वैल्यू। लेकिन अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूँ कि इस मार्कर की लेंथ को मेज़र कीजिए और उस स्टूडेंट को इसकी लेंथ नहीं मालूम है, मुझे मालूम है, उसको नहीं मालूम, तो वो क्या करेगा? इसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा, मान लीजिए सिंपल स्केल यूज़ करेगा, और मेज़रमेंट के बाद उसने मुझसे कहा कि सर इसकी लेंथ 9.8 सेंटीमीटर है, तो 9.8 उसके लिए क्या हो गई? मेजर वैल्यू हो गई। तो बताइए क्या ज़्यादा था? तो आप कहेंगे कि सर ट्रू वैल्यू ज़्यादा था। तो ट्रू वैल्यू क्या थी? 10 सेंटीमीटर। और मैंने जो मान लीजिए स्टूडेंट ए था, ए ने जब ए को मैंने कहा कि भाई इसकी लेंथ मेजर करो, ए ने अपने स्केल से इसकी लेंथ को मेजर किया और उसने कहा सर इसकी लेंथ क्या है? 9.8। तो ट्रू वैल्यू क्या हुई? 10 सेंटीमीटर। और उसने स्टूडेंट ए ने जो वैल्यू मेजर करी अपने स्केल से वो कितनी आई? 9.8 सेंटीमीटर। तो मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्या है? कम है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यानी कितना एरर आया? 0.2 सेंटीमीटर का एरर आया। यानी स्टूडेंट ए ने 0.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट क्या करी? एरर करी। ठीक है, यानी उसकी मेजरमेंट में कितनी एरर थी? 0.2। चलिए दोबारा समझते हैं। ये बात हमने समझी फॉर स्टूडेंट ए। अब मैं क्या करता हूं, मैं किसी दूसरे स्टूडेंट, मान लीजिए कोई दूसरा स्टूडेंट है बी, मैं उससे कहता हूँ लो आप भी इस मार्कर की लेंथ को क्या करो? मेजर करो। तो वो भी अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, स्केल, और कहता है कि सर इस मार्कर की लेंथ है 10.4 सेंटीमीटर। देखिए ट्रू वैल्यू क्या थी? ट्रू वैल्यू तो 10 सेंटीमीटर है। ये बात समझा भाई? तो मेजर्ड वैल्यू क्या हो गई? मेजर्ड वैल्यू हो गई 10.4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आया? 0.4 सेंटीमीटर। इन दोनों का जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो कितना है? 0.4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट बी के लिए कितना एरर है? 0.4 सेंटीमीटर। तो कई बार मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम भी आती है और कई बार मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्या ज्यादा आती है। देखिए ट्रू वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, लेकिन मेजर्ड वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, और दोनों ही केस में हमें क्या मिलता है? एरर मिलता है। जब भी हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम या ज्यादा होती है तो हमें क्या मिलता है? एरर मिलता है। तो दिस इज नोन एज एरर। तो एरर है क्या? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो मेरे ख्याल से एरर आपको समझ में आ गया। नाउ वी विल डिस्कस नाउ टाइप ऑफ एरर। हाउ मेनी टाइप ऑफ एरर we have in our measurement? So we have the 5 type of error. One is systematic error, gross error, least count error, constant error and random error. So these are the type of error and we will discuss them one by one. Our first error is systematic error. क्या होता है systematic error? ऐसा error जो अराइज होता है सिस्टम की वजह से, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब आप कहेंगे सिस्टम का मतलब क्या है? तो देखिए सिस्टम होता है कई सारी चीजों का ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम का मतलब है वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए। सिस्टम का मतलब है वो यूजर
या वो आदमी या वो पर्सन जो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगा। सिस्टम का मतलब है टेक्निक, कि वो आदमी या पर्सन जो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए कुछ खास टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। और सिस्टम का मतलब है एक्सटर्नल कॉज, उस वक्त क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, या क्लाइमेट क्या है, एटमॉस्फेयर कैसा है। तो ये सब चीजें ही क्या कहलाती हैं, सिस्टम कहलाती हैं। तो जब भी कोई एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, यूजर की वजह से होता है, टेक्निक की वजह से होता है, एक्सटर्नल कॉज की वजह से होता है, या एक वर्ड में बोले सिस्टम की वजह से होता है, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। अब सिस्टमैटिक एरर कितने तरह के होते हैं? सिस्टमैटिक एरर भी, देयर आर 4 टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में 4 तरह के एरर होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर: इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, टेक्निक और प्रोसेसर एरर, या एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे ये चारों क्या हैं। ये चारों सिस्टमैटिक एरर है, ठीक। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है द एरर विच अकर ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट। मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हो वो परफेक्ट हो। हम मेजरमेंट के लिए कई बार ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेते हैं जो खुद ही डिफेक्टिव होते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट खुद डिफेक्टिव है वो हमें सही मेजरमेंट कैसे देगा? जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमसे कहा गया इस मार्कर की लेंथ को मेजर कीजिए। तो इस मार्कर की लेंथ को मेजर करने के लिए हम किसको यूज करेंगे? सिंपल स्केल को। मान लीजिए ये मेरे पास एक स्केल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। चलिए, तो ये हमने एक सिंपल स्केल ले लिया। सिंपल स्केल की रीडिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से। उसके बाद 1 सेंटीमीटर और बीच में 10 डिवीजन होते हैं 1 mm के। हमसे कहा गया इस मार्कर की लेंथ मेजर कीजिए। तो जब भी हम लेंथ मेजर करते हैं तो ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट को हम कहाँ से रखते हैं? हम ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट को किससे मैच कराते हैं? 0 से मैच कराते हैं। हम ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट को क्या कराते हैं? 0 से मैच कराते हैं। और दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका दूसरा एक पॉइंट कहाँ है? 0 पे। दूसरा पॉइंट कहाँ है? 7 पे। तो आप कहेंगे सर इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 0.7 mm। ओके, लेकिन अगर मेरा स्केल, ये जो डिवाइस है, मान लीजिए यहाँ से, लेकिन अगर ये स्केल का कुछ हिस्सा टूट जाए, मान लीजिए यहाँ से जहाँ इसका मार्क 0 है वो हिस्सा टूट जाए, यानी यह घिस जाए, तो ये स्केल अब क्या हो चुका है? डिफेक्टिव हो चुका है। तो क्या ये सही रीडिंग देगा? नहीं देगा। तो जब किसी इंस्ट्रूमेंट में कमी होती है या कोई इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टफुल होता है तो वो कभी भी सही मेजरमेंट नहीं देता। तो ऐसी मेजरमेंट में क्या आता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। चलिए नेक्स्ट, पर्सनल एरर। मान लीजिए मेजरमेंट के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट तो सही ले लिया, लेकिन जो पर्सन उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है उसको यही नहीं मालूम कि इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कैसे करते हैं। यानी पर्सनल एरर मतलब जिस आदमी को, मान लीजिए हमने किसी को, मान लीजिए एक आदमी है वो एक इंस्ट्रूमेंट लेता है मेजरमेंट के लिए, और हम ये मान के चलते हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही है, लेकिन वो जो यूजर है, वो जो पर्सन है, मान लीजिए उसके अंदर ही कोई डिफेक्ट हो, मान लो उसकी आई साइड वीक हो या उसके हाथ सही से काम ना करें, मतलब उसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर। यानी जब कमी इंस्ट्रूमेंट में होती है तो एरर कैसा कहलाता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। लेकिन जब कमी किसमें होती है? यूजर में होती है। मान लीजिए आई साइड वीक हो, हाथ उसके सही काम ना करे, या और भी कई बात हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर, यानी जब यूजर में कमी होती है। ओके, नाउ थर्ड इज टेक्निक और प्रोसीजर एरर। कई बार ऐसा भी होता है कि मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट भी हमने सही लिया और हमारा जो पर्सन है या यूजर है वो भी हेल्दी है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन उस यूजर को यही नहीं मालूम
कि इंस्ट्रूमेंट को यूज कैसे करना है। तो यानी उसको, वो जो यूजर है उसको इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का तरीका, प्रोसीजर या टेक्निक ही नहीं मालूम हो, तो ऐसे एरर को क्या कहते हैं, टेक्निक या प्रोसीजर एरर। जैसे वही एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये हमारा एक स्केल 0 1 सेंटीमीटर, अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि भाई एक काम कीजिए, इस मार्कर की लेंथ मेजर कीजिए, तो उस बच्चे को मालूम है कि इस मार्कर की लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल की जरूरत है, और स्केल को, सिंपल स्केल को यूज करने की टेक्निक क्या होती है, सिंपल स्केल को यूज करने की टेक्निक क्या होती है कि हम ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट को 0 मार्क पर रखते हैं और ऑब्जेक्ट के दूसरे सिरे को देख लेते हैं वो कहाँ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हम कहेंगे इसकी लेंथ क्या है, 7 mm है। लेकिन अगर कोई यूजर ऐसा है कि भाई हमने उससे कहा कि भाई ये स्केल लो और इस मार्कर की लेंथ मेजर करो, और उसको यही ना पता हो कि स्केल कैसे यूज होता है, वो बीच में क्या पता वो ऐसे रख दे, क्या पता वो ऐसे रख दे, उसे यही ना मालूम हो कि स्केल कैसे यूज होता है, तो वो एरर क्या कहलाएगा, टेक्निकल एरर कहलाएगा। मान लीजिए वो जब इसको मेजर करेगा, मान लीजिए वो 0 पे ना रखे, वो यहाँ रख दे, तो वो बोलेगा कि सर इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 8, यानी उसको यही नहीं मालूम कि भाई हमेशा कहाँ से स्टार्ट करता है, 0 से। तो जब किसी यूजर को यही ना मालूम हो कि इंस्ट्रूमेंट को यूज कैसे करना है, उसको उसका तरीका ही ना मालूम हो, तब इस एरर को क्या बोलते हैं, टेक्निकल और प्रोसीजर एरर। लास्ट है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। देखिए कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमारा इंस्ट्रूमेंट भी सही है, यूजर भी सही है, और उस यूजर को अच्छी तरह से मालूम है कि इंस्ट्रूमेंट को यूज कैसे करना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे चारों तरफ का जो एक्सटर्नल कॉज होता है, यानी प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब भी कई बार हमारी मेजरमेंट में एरर कर देते हैं। तो ऐसे एरर को बोलते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। अब आप कहेंगे सर प्रेशर और टेम्परेचर से कैसे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, देखिए आगे चल के आप पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन, तो वहां ये बताया जाता है कि जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉडी की लेंथ बढ़ती है, और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम कर दें तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मान लीजिए ये मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, हमारा सिंपल स्केल। मैंने क्या किया, जनवरी में इस स्केल से इस मार्कर की लेंथ मेजर करी जनवरी में, तो आंसर आया 0.7 सेंटीमीटर। लेकिन 6 महीने बाद जून में मैं फिर इस मार्कर की लेंथ इस स्केल से यूज करूंगा, लेकिन मैं देखूंगा टेम्परेचर की वजह से इस इंस्ट्रूमेंट यानी इस स्केल की लेंथ खुद क्या हो गई, बढ़ गई, यानी ये जो मार्क हैं इनके बीच का गैप क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। फिर मैंने जून में जब इसकी मेजरमेंट करी तो वो मिली मुझे 1 2 3 4 5 6। तो यानी अब देखिए बॉडी तो सेम है, वही जनवरी में थी, वही फरवरी में थी, लेकिन फर्क क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट में चेंज आ गया क्लाइमेट की वजह से, और ये होता है। तो मान लीजिए आप जनवरी के महीने में जो मेजरमेंट लेंगे और जुलाई के महीने में या जून के महीने में जो मेजरमेंट लेंगे, चाहे आपकी बॉडी सेम हो, चाहे आपका इंस्ट्रूमेंट सेम हो, यूजर सेम हो, लेकिन मेजरमेंट में कुछ ना कुछ कमी आती है, तो उसको हम बोलते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। तो दीज आर द 4 एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, टेक्निक एरर और एक्सटर्नल कॉज एरर। ये सब क्या कहलाते हैं, सिस्टमैटिक एरर। तो दिस इज आवर फर्स्ट एरर, सिस्टमैटिक एरर। तो अभी हमने पढ़ा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में एक खास बात होती है कि वी कैन मिनिमाइज एंड वी कैन रिमूव द सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर को हम कम भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, यूजर को भी चेंज कर सकते हैं, टेक्निक को भी सही कर सकते हैं और एक्सटर्नल कोज को भी सही कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर जिन चीज़ों की वजह से होता है उन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिमूव और कैन बी मिनिमाइज। आवर नेक्स्ट एरर इज ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है?
ग्रॉस एरर वो ग्रॉस एरर के जो रीजन है वो दीज आर द फॉलोइंग रीजन ऑफ ग्रॉस एरर। सबसे पहले रीजन ऑफ ग्रॉस एरर, सबसे पहले इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ apparatus। मान लीजिए अगर हम apparatus की एडजस्टमेंट सही से नहीं कर पाए, मेजरमेंट के लिए हमें जिस apparatus की जरूरत है हमने उसकी एडजस्टमेंट ही सही नहीं करी है, तो ऐसे एरर को क्या बोलेंगे? ग्रॉस एरर। मान लीजिए हमें लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल की जरूरत है, वो स्केल सीधा ना होके थोड़ा सा बैंड फॉर्म में हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो इस वजह से एडजस्टमेंट सही होनी चाहिए। दूसरा रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, यानी हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, हम जो मेजरमेंट, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन मीन्स हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें हम केयरलेस हैं, यानी हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। दूसरा नॉट कंसिडर प्रिकॉशन, प्रिकॉशन यानी सावधानी, कुछ भी मेजरमेंट करने के लिए कुछ सावधानी का होना बहुत जरूरी है, तो अगर हम प्रिकॉशन को कंसिडर ना करें। नेक्स्ट, टेकिंग रॉन्ग वैल्यूज इन कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन करते वक्त अगर हम क्या करें, रॉन्ग वैल्यू लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, T = √N/g, और हमें मालूम है g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम 9.8 की जगह 9.6 ले लें या 9.7 ले लें तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो सकती है, रॉन्ग हो सकती है। तो दीज आर ग्रॉस एरर। नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट एरर, द एरर विच अकर ड्यू टू लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लीस्ट काउंट होता क्या है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है मेजरमेंट के लिए, और वो इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी मेजरमेंट दे सकता है, वो मेजरमेंट क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट एरर। जैसे हमारा जो सिंपल स्केल होता है, हमारा जो सिंपल स्केल होता है उसमें किन्हीं भी दो डिवीजन के बीच का जो गैप है, ये जो दो डिवीजन का बीच का गैप है, ये कितना है, 1 mm। ये गैप कितना है, 1 mm। तो अगर आपसे कोई पूछे लीस्ट काउंट क्या होती है, द मेजरमेंट बिटवीन द टू सक्सेसिव डिवीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, या द मिनिमम मेजरमेंट गिवन बाय अ डिवाइस। कोई भी डिवाइस कम से कम कितनी मेजरमेंट देता है वो उसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। तो लीस्ट काउंट एरर क्या होता है कि मान लीजिए हम किसी डिवाइस को यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, तो उसमें कम से कम गलती कितनी हो सकती है, तो हम ये कहेंगे कि भाई कम से कम इतनी तो गलती हो ही जाएगी जितनी उसकी क्या है, लीस्ट काउंट एरर। मान लीजिए अगर हमारे पास एक सिंपल स्केल है और हमसे कोई कहे भाई इसमें कम से कम गलती कितनी हो सकती है, तो हम कहेंगे चूंकि सिंपल स्केल की लिस्ट काउंट क्या है, 1 mm, तो यानी हमसे 1 mm की तो कम से कम गलती हो ही जाएगी। उससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन इतनी तो हो ही सकती है। जैसे हमारे कुछ डिवाइस है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये हमने बहुत पहले चैप्टर 1 में डिस्कस किए थे। तो वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट क्या है, 0.1 mm। ये 1 mm के 10वें हिस्से को भी क्या कर देता है, मेजरमेंट। तो यानी वर्नियर कैलिपर को यूज करते वक्त हमसे कम से कम कितनी गलती हो सकती है, 0.1 mm तो गलती हो ही सकती है। स्क्रू गेज क्या करता है, ये 1 mm के 100वें हिस्से को भी मेजर कर देता है, यानी इसकी लिस्ट काउंट क्या है, 0.01 mm। यानी स्क्रू गेज को यूज करते वक्त हमसे कम कितनी गलती हो सकती है, तो 0.01 mm की तो गलती हो ही सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर। नेक्स्ट इज कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर इज द एरर विच अकर रिपीटेड टाइम्स इन ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए हम कोई मेजरमेंट करते हैं और उस मेजरमेंट को करते वक्त हमसे कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए कोई एरर आता है, तो फिर जब हम उस मेजरमेंट को दोबारा करते हैं हमसे दोबारा वही गलती होती है। हम फिर तीसरी बार उस मेजरमेंट को करते हैं तब भी हमसे वही गलती होती है। यानी जब कोई एरर बार बार रिपीट होता है तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एरर। नाउ द लास्ट इज रैंडम एरर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सीखना बहुत जरूरी है। रैंडम एरर क्या होता है, इट इज द एरर विच अकर ड्यू टू अननोन रीजन, यानी
जब हमें किसी एरर के रीजन का ही ना पता हो कि भाई ये एरर क्यों हो रहा है, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। वेरी इंटरेस्टिंग। अब जब हमें यही नहीं पता कि भाई ये एरर किस, तो सिंस वी डोंट नो द रीजन ऑफ दिस एरर, सो वी कैन नॉट एलिमिनेट दिस एरर, वी कैन ओनली मिनिमाइज। हम केवल इस एरर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इस एरर को कम करने के क्या स्टेप्स हैं वो हम सीखेंगे। नाउ अब हम सीखेंगे हाउ टू मिनिमाइज द रैंडम एरर। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आप इन स्टेप्स को केयरफुली स्टडी करेंगे तो यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल इजीली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप, लेट a1 a2 अप टू an आर मेजर वैल्यू। मान लीजिए हमने एक एक्सपेरिमेंट को पहली बार किया तो हमारी वैल्यू क्या आई, a1। हमने उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया तो वैल्यू क्या आई, a2। हमने उस एक्सपेरिमेंट को 2, 3, 4 कई बार किया तो दीज आर द वैल्यू। जब हम मान लीजिए हम एक एक्सपेरिमेंट को 5 बार करते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 5 वैल्यूज। 10 बार करेंगे तो 10 वैल्यू मिलेगी। तो मान लीजिए हमने एक एक्सपेरिमेंट को nth टाइम किया तो हमारे पास n वैल्यूज आ गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन सभी वैल्यूज का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से। तो a बार इज इक्वल टू a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म n। ये आप सिंपल मैथ्स आप जानते होंगे। अब ये जो मीन वैल्यू आई है इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ये आप याद रखेंगे, ये जो मीन वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इन स्टेप सेकंड we calculate the absolute error of each measured value। absolute error निकालेंगे हम each measured value का। तो absolute error कैसे निकलेगा सभी measured value का, तो हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू में से a बार को हमने क्या बोला, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू में से माइनस करेंगे a1 को, तो हमें मिलेगा a बार माइनस a1। जैसे हम करेंगे यानी ट्रू वैल्यू में से जैसे हम पहली वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल a1 से, और ये डेल a1 कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर ऑफ a1। ऐसे ही ट्रू वैल्यू में से माइनस करेंगे दूसरी वैल्यू को a2 को, तो हमें मिलेगा डेल a2, और डेल a2 क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर ऑफ a2। इस तरह से a बार में से माइनस करेंगे nth वैल्यू को तो हमें मिलेगा डेल an यानी एब्सोल्यूट एरर ऑफ nth वैल्यू। तो यानी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, जितनी भी हमारी वैल्यूज थी उनका हमने मीन निकाला, मीन को हमने क्या बोला, ट्रू वैल्यू, और फिर ट्रू वैल्यू में से एक एक करके सभी वैल्यू को माइनस किया तो हमें सभी वैल्यू के क्या मिल गए, एब्सोल्यूट एरर मिल गए। तो दीज आर स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 3, वी कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल a बार से। तो मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल a बार कैसे निकलेगा, तो स्टेप 2 में आपने क्या निकाला था, स्टेप 2 में आपने सभी की एब्सोल्यूट एरर निकाला था। डेल a1 क्या था, एब्सोल्यूट एरर ऑफ a1। डेल a2 क्या था, एब्सोल्यूट एरर ऑफ a2। डेल an क्या था, एब्सोल्यूट एरर ऑफ a1। तो जब हमने स्टेप 2 में सभी का क्या निकाल दिया, एब्सोल्यूट एरर, तो हम सभी एब्सोल्यूट एरर का क्या निकालेंगे, मीन, यानी सभी एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो डेल a बार है इसको हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। इन स्टेप 4 वी कैलकुलेट रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, रिलेटिव एरर डेल a इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर आपने कहां से निकाला, स्टेप 3 से। तो स्टेप 3 से मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू आपको मिलेगी स्टेप 1 से a बार। ओके। स्टेप 5 वी कैलकुलेट परसेंटेज रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर को डेल a परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसे निकलेगा, आपने जो रिलेटिव एरर निकाला है, परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, जो रिलेटिव एरर है डेल a बार अपॉन a बार, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ 100 से, यानी उसको
परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। आप किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। तो जब आप रिलेटिव एरर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वही कहलाता है परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद हम इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, तो यू कैन ईजिली गेट नो अबाउट दिस प्रोसेस। हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव द numerical NCERT example 2.7. We measure the period of oscillation of a simple pendulum in successive measurement. The reading turn out to be 2.63 second, 2.5, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second. Calculate the absolute error, relative error और परसेंटेज एरर। तो लेट डू द न्यूमेरिकल। आप सभी को एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर निकालने का तरीका बता दिया है। वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सो लेट सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। इन द स्टेप 1 वी हैव द वैल्यूज a1, a2, a3, a4, a5 which are given. So first of all we find the mean of this value a bar, a1 plus a2 plus a3 up to an divided by n is equal to we put the value of all the values and n is 5, so we get 2.624. as you see कि जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, a1, a2, a3, a4, अगर आप देखेंगे तो सबकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 3। तो हमारा जो आंसर आया है 2.624, इसकी सिग्निफिकेंट क्या है 4। तो जब आपको ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सिखाए गए थे तो उसमें ये बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में हम हमेशा मिनिमम सिग्निफिकेंट में आंसर देते हैं। तो हमारी जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनकी सिग्निफिकेंट फिगर है 3 और हमारा जो आंसर आया 2.624, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 4। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तब तक जब तक इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या ना हो जाए 3 ना हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें केवल लास्ट की जो डिजिट है 4, इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ के रूल आपको क्लियर है कि अगर राउंड ऑफ वाली डिजिट 5 से छोटी होती है तो नेक्स्ट डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी जब हम 4 को हटाएंगे तो उससे जो अगली डिजिट है 2 वो एज इट इज़ रहने वाली है, यानी राउंड ऑफ के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.62 सेकेंड। तो ये हमारी ए बार की वैल्यू हो गई। नाउ कम टू द स्टेप सेकेंड। इन स्टेप सेकेंड वी फाइंड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच मेजर वैल्यू। सो वी फाइंड डेल a1, डेल a2, डेल a3, डेल a4, डेल a5। डेल a1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 माइनस ए बार। a1 की वैल्यू 2.63 माइनस ए बार की वैल्यू 2.62 अभी हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट करी है। तो आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ 0.01 और इज इक्वल टू 0.01। तो इसी तरह से हम बाकी सभी वैल्यूज़ के क्या एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे, डेल a2, डेल a3, डेल a4, डेल a5। तो वी गेट द वैल्यूज़ ऑफ एब्सोल्यूट एरर। डेल a1, डेल a2, डेल a3, डेल a4, डेल a5, ये सब क्या कहलाएंगे एब्सोल्यूट एरर कहलाएंगे, जो हमसे न्यूमेरिकल में फर्स्ट पार्ट पूछा गया है। इसके बाद स्टेप थर्ड में स्टेप 2 से जितने भी हमारे एब्सोल्यूट एरर आए हैं हम उनका मीन निकालेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी सभी एब्सोल्यूट एरर का मीन, तो जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल ए बार से। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल ए बार इज इक्वल टू डेल a1 प्लस डेल a2 प्लस डेल a3 प्लस डेल a4 प्लस डेल a5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न n। तो हम इसमें सभी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू पुट करेंगे और 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। वी विल गेट द आंसर 0.108। अब आप अगर ध्यान देंगे हमारी जितनी भी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज़ आई हैं, डेल a1, डेल a2, डेल a3, डेल a4, डेल a5, उन सब का अगर आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 0.01, 0.06, 0.20, 0.09, 0.18। तो सभी में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट। लेकिन यहाँ
जो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो हम अपने आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ेंगे। यानी हमने जो वैल्यूज़ ली हैं अगर उनमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हमारे आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट होनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाए। तो उसके लिए हमें किसको राउंड ऑफ करना है, 8 को। तो रूल क्या कहता है कि जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा है तो आगे नेक्स्ट डिजिट एक नंबर बढ़ जाती है। तो 8 5 से बड़ा है तो अगली डिजिट 0 1 बढ़ जाएगी, यानी आंसर आएगा 0.11, विच इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर। इन स्टेप 4 वी फाइंड रिलेटिव एरर डेल ए बार। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो स्टेप 3 में हमने जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था उसकी वैल्यू थी 0.11 और स्टेप 1 में हमने ट्रू वैल्यू की वैल्यू निकाली थी जो थी 2.62। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू की वैल्यू पुट करने पर हमें मिलेगा 0.041947। ये एक बहुत लंबी डिजिट आने वाली है, लेकिन चूँकि हमने जो वैल्यू पुट करी है, मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू पुट करी है और ट्रू वैल्यू की वैल्यू पुट करी है, दोनों में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। तो यानी हमारा जो आंसर है उसमें भी पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही रखनी है। तो हम अपने आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखेंगे, इसलिए बाकी डिजिट को हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल 7 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो 4 क्या बन जाएगा, 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 रहने वाला है। क्यों, रूल क्या कहता है कि अगर अगले 5 को राउंड ऑफ करते हैं और अगले डिजिट इवन है तो वो सेम रहती है। 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो 9 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और 10 को राउंड ऑफ करेंगे तो 1 क्या रहेगा, 2 बन जाएगा। लेकिन 2 5 से क्या है, छोटा है, तो अगले डिजिट 4 ही रहने वाला है, यानी हमारा आंसर आएगा 0.04। इसके बाद स्टेप 5 में हम निकालेंगे परसेंटेज रिलेटिव एरर, जिसका फॉर्मूला है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100%। तो हमारा जो रिलेटिव एरर है वो कितना आया, 0.04 मल्टीप्लाई 100%। तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 के नीचे क्या आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आएगा 4%, विच इज़ परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो इस न्यूमेरिकल से आपने सीखा कि कैसे हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं और परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो इसके जैसे कई क्वेश्चन हैं, आप उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।